कि मैं ऑडिबल हूं या नहीं। जल्दी बताओ, आवाज आ रही है? फाइन, लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल प्लीज। चलो जी, थैंक यू। चलें शुरुआत करते हैं। सो कल हम x प्लस 1/x के वेरिएशंस देख रहे थे, आपको ध्यान है? ठीक है। सो अभी आगे बढ़ते हैं। उसी में कितने पॉइंट हो गए थे? 20-21 क्या थे? पॉइंट डाल दूंगा ताकि आपको रिलेट कर पाओ आप। ओके प्लीज। कितने पॉइंट्स लिखवाए थे मैंने? 21 या 22 थे? नंबर बता दो तो मैं उसी से कंटिन्यू कर दूंगा फिर। ऑलराइट। Anyone who remembers how many points I wrote yesterday? 22 हो गए थे ना? ठीक है। So today I'll write point number 23. Point number 23. So हमने क्या क्या देखा था कि अगर मेरे पास x प्लस 1/x है तो मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालूंगा। अगर मेरे पास x माइनस 1/x है तो उससे मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालूंगा। अब कहानी थोड़ी पलटने जा रही है, ठीक है। और वो कहानी कैसे पलटने जा रही है? कहानी कैसे पलटने जा रही है कि अब मैं उल्टा काम करने जा रहा हूं। मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मान लेते हैं। ये भी हमने कर लिया था ना, x स्क्वायर प्लस 1/x से x माइनस 1/x निकाला था, दोनों कर लिए थे, ठीक है। लेट मी राइट, ये हुआ था कि नहीं बता देना एक बार। आई थिंक ये हो गया है। ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से अगर ये वैल्यू a है और मुझे x माइनस 1/x निकालना है तो ये आपको पता है कि आप 2 माइनस करोगे तो a माइनस 2 का स्क्वायर रूट आता है प्लस माइनस। ये हो गया है। आई थिंक ये पॉइंट नंबर 22 था फिर, ठीक है। वी हैव डन दिस, ठीक है। सो आगे आते हैं पॉइंट नंबर 23 में। लेट अस पॉइंट नंबर 23 देखते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी कैसे निकलेगी, पॉइंट नंबर 23। अब हम बात करते हैं क्यूब में जाते हैं कि हमें एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है। अब देखो, अगर आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे, जल्दी से बताओ। तो आपने कहा कि अगर मुझे मान लिया x प्लस 1/x दिया हुआ है और x प्लस 1/x मेरा a के बराबर है, सो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो ये वैल्यू बनता है आपका a क्यूब माइनस 3a। कैसे बनता है? कैसे बनता है? कुछ नहीं करना है, आप इसका क्यूब निकाल लो। जैसे ही आप इसका क्यूब निकालोगे तो क्यूब निकालते ही बनेगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, क्योंकि x इंटू 1/x 1 हो जाता है। सो 3 इंटू एक्स प्लस 1/x की वैल्यू a होगी तो ये a क्यूब माइनस 3 आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है अगर आपको x प्लस 1/x बराबर a दिया हो तो ये वैल्यू इसके बराबर होती है। पॉइंट नंबर 24 में आ गया कि अगर मुझे x प्लस 1/x दिया हो और मुझे, ये तो मैंने निकाल लिया, अगर मुझे x माइनस 1/x दिया हो, ठीक है, और ये वैल्यू मुझे दी हो a के बराबर और मुझे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना हो तो आप क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना होता है, बस ये a क्यूब प्लस 3a हो जाता है, ठीक है। दैट इज द ओनली चेंज दैट यू विल गेट। ओके फाइन। पॉइंट नंबर 24। पॉइंट नंबर 25 पे आ रहा हूं कि मान लिया मुझे निकालना है कि भैया मुझे x प्लस 1/x दिया हुआ है a के बराबर, ठीक है। सो आपको पता है कि अगर आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस 2। और मुझे निकालना है मान लिया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो देखो हुआ क्या, यहां से यहां आने में आपने सिर्फ एक काम किया है कि यहां आपने स्क्वायर किया था, ठीक। आप फिर फर्दर स्क्वायर कर रहे हो पावर्स को, 2 से 4 बना रहे हो, 2 से 4 बना रहे हो। तो आपको फिर से करना क्या है कि इसका स्क्वायर करना है और फिर 2 माइनस करना है। तो ये वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। क्लियर सभी को? क्लियर? समझ में आया कि नहीं? तो ये वैल्यू आपका हो गया a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 के बराबर हो गया। ये हो गया तुम्हारा x प्लस 1/x से मैंने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बनाया और फिर मैं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बना रहा हूं। सब कुछ देखिए आपको रटना नहीं है इसमें, बस आपको प्रोसेस समझना है।
अगर मैं x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 बनाऊंगा तो क्या होगा, x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 अगर बनाऊंगा तो ये वैल्यू आपकी पता है आपको, फर्दर आप एक बार यही काम और कर दोगे, दैट्स इट। रिवर्स जाना होगा तो भी आपको मालूम है आपको क्या करना है, तो वो जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर होंगे। और अभी थोड़ा सा इसकी ब्रीफिंग मैं आपको अलजेब्रा में दूंगा, थोड़ा सा जितना पढ़ चुके हो तो दोबारा तो नहीं बताऊंगा, बट इसमें कुछ और पॉइंटर्स हैं जो मैं ऐड करूंगा, कुछ स्पेशल वैल्यूज होती हैं जैसे x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू √3, दैट विल टॉक एट दैट टाइम इन अलजेब्रा, राइट। अब जैसे मान लिया आपको निकालना है x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कैसे देखना है इसको ध्यान से मैं समझाता हूं। देखिए यहां पर अगर ये वैल्यू दी है आपको x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, इसको जरा ध्यान से देखें। ध्यान से अगर आप इसको देखोगे तो आप कहोगे ये वैल्यू मेरी को ऐसे मिल सकती है, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करूं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे ये मिल सकता है। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि मैं मान लिया मैंने आपको दिया है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स आपका a के बराबर है, ठीक है, और ये आपको निकालना है, ये दिया हुआ है मुझे। तो मैंने कहा इसको अगर ऐसे अगर लिखता हूं तो देखो ये क्या देगा मुझे, इसको तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा x की पावर 5, इसको तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन एक्स की पावर 5, प्लस साथ में दो टर्म और आएंगे। एक टर्म आएगा जब आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो वो x होगा, प्लस एक्स स्क्वायर को जब आप 1 अपॉन एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 अपॉन एक्स मिलेगा। तो इसेंशियली अगर आप यहां ध्यान से देखो तो आपको पैटर्न ये मिलेगा कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 अगर मुझे निकालना है तो ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये है बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब है, माइनस क्या है x प्लस 1 अपॉन एक्स। ओके, सो यू कैन यूज इट डायरेक्टली, क्लियर है। अब मान लिया आपको यहां पर चेंज करना हो x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, तो क्या करोगे, आप कहोगे अगर मुझे ऐसे चेंज करना होगा कि x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, तो आप कहोगे मैं एक काम ये कर सकता हूं कि मैं x की जगह माइनस एक्स रख सकता हूं, और x की जगह अगर माइनस एक्स रखोगे तो आपका ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सभी को कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग इट? फाइन, ओके। अब एक बात मुझे और बता दो, ये पॉइंट नंबर 27 है आपका। अगर मुझे मान लिया x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया हो a के बराबर, और मैं आपसे पूछूं कि मुझे निकालना है x माइनस 1 अपॉन एक्स, क्या होगा, कैसे निकालोगे आप, क्या तरीका है? तो आपको पता है कि यहां से मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल सकता हूं, वो वैल्यू आपको क्या देगी, आप कहोगे वो मुझे देगा a स्क्वायर माइनस 2, देगा कि नहीं देगा, विल इट गिव और नॉट। लेकिन मुझे अगर यहां से x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना है तो आपको मालूम है कि इसमें करना क्या होता है, जस्ट आस्किंग विल दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस और नॉट, से यस और नो। क्लियर है कि नहीं है कि अगर मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स a के बराबर दिया है, सो व्हाट विल बी x माइनस 1 अपॉन एक्स इन टर्म्स ऑफ दिस। तो आप कहोगे कि देखो पहले जो ट्रांजिशन होता है वैसे ही होता है कि पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालते हैं जो a स्क्वायर माइनस 2 आता है, फिर मुझे अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना हो यहां से, तो वो तरीका हम देख चुके हैं, इसमें 2 माइनस करते हैं पहले और फिर स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस माइनस के साथ। ये क्लियर है सभी को? इट विल नॉट बी a माइनस 4, इट विल बी a स्क्वायर माइनस 4, ये ध्यान रखिएगा। फाइन, मेक सेंस। सिमिलरली मैं आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। मान लिया मैंने बोला कि आपसे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स मेरा 5 के बराबर है, इट इज इक्वल टू 5, और मुझे चाहिए x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये सब रिएक्शंस आपके थोड़े क्विक होने चाहिए कि ये प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस 4 होगा, तो ये 25 माइनस 4 बनेगा 21, ठीक है, मेक सेंस। या पॉइंट नंबर 28 मैं रिवर्स कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 28 को ध्यान से देखिएगा कि मुझे x माइनस 1 अपॉन एक्स आपको दिया हुआ है a, और मुझे निकालना क्या है x प्लस 1 अपॉन एक्स। ओके, तो आपको पता है यहां से आप निकालोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और वो आपको क्या देगा जरा बताओ। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहां से निकालूंगा तो आपको मालूम है ये वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस 2, a स्क्वायर प्लस 2 आएगी। अब मुझे अगर ये निकालना है तो आपको पता है कि 2 और ऐड करना पड़ेगा। सो x प्लस 1 अपॉन एक्स किसके बराबर होंगे, 2 जोड़ के स्क्वायर रूट लेते हैं यहां पर,
तो दैट विल बी प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी x की वैल्यू क्या है उसके हिसाब से हम ये चूज करेंगे कि प्लस या माइनस होगा, क्या होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अभी हम प्लस माइनस दोनों लिख के चलेंगे। तो ये रिएक्शंस आपके बहुत तेज होने चाहिए। देयर इज अ रिलेशनशिप में रिलेशंस हैं कि मुझे x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना है तो ए स्क्वायर माइनस 4 आया था यहां पर, किससे क्या हो रहा है ये भी जानना जरूरी है। ये रिलेशन कब है, जब मुझे x माइनस 1 अपॉन एक्स ए दिया है तो मुझे क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस 4 करना है, लाइक दिस। ठीक है, तो इसको थोड़ा सही से तमीज से सीख लो, ओके, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये पॉइंट नंबर 28 के साथ अभी ये जो फॉर्मेट्स है मैं इसको इतना ही बताऊंगा अभी आपको, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हमारी शीट में उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं, उसका नाम है कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज का। ओके, जो इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके एग्जाम के लिए सीक्वेंस का, वो देखते हैं, और आपका थोड़ा सा जो एपी जीपी एचपी है वो भी हम देखेंगे। यहां पर छोटा सा डिस्कशन है, वो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? जिसको हम बोलते हैं एपी। एपी का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। तो देखो ये क्या होता है, इसको ऐसे डिफाइन किया गया कि अगर ए है और अगला टर्म उससे मान लिया डी ज्यादा है, अगला टर्म पिछले वाले टर्म से डी ज्यादा है, अगला वाला टर्म उसके पिछले वाले टर्म से डी ज्यादा है, ऐसे करके, तो दिस इज नोन एज ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और समांतर श्रेणी। तो यहां पर हम बोलते हैं कि देखो ध्यान से, ये हमारा है T1 टर्म 1, ये हमारा है T2 टर्म 2, ये हमारा T3 टर्म 3, ये हमारा T4। अब देखो जब हम T1 लिख रहे हैं तो D के साथ क्या आ रहा है, कुछ नहीं, यानी 0 आ रहा है, 0 इंटू डी है ये। T2 लिख रहे हैं तो 1 इंटू डी है, T3 लिख रहे हैं तो 2 इंटू डी है, T4 लिख रहे हैं तो a प्लस 3 इंटू डी है। सो अगर मैं nवा टर्म लिखूं Tn तो ये बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि वो पैटर्न आपको सीधा सीधा क्लियर है। ठीक है, क्लियर और नॉट? तो ये हो गया आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको बोलते हैं AP का nवा टर्म। तो देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं बेसिक नोटेशन कि if फर्स्ट टर्म इज a, अगर पहला टर्म आपका a है, शुरुआत आप a से कर रहे हो, एंड कॉमन डिफरेंस इज d। देखो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, यही AP बनाता है कि d जोड़ने से आपको अगले टर्म मिल रहे हैं। d जोड़ने का मतलब ये नहीं कि d हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं है, d निगेटिव भी हो सकता है। तो हो सकता है सब में बराबर बराबर चीजें बार बार घट रही हो। कॉमन डिफरेंस इज d, देन nth टर्म जो nवा टर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर मैं आपको फर्स्ट टर्म दे दूं और मैं पूछूं कि मुझे 12वां टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि जो आपका इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये कि nवा टर्म मेरा क्या है। अब यहीं से कुछ चीजें निकलेंगी जिसको हमें ध्यान से देखना है। एक तो होता है सम ऑफ एपी, एपी का सम क्या होगा, सम ऑफ एपी। तो सम कैसे लिखोगे मैं आपको दिखाता हूं। मैंने कहा मान लिया n टर्म का जो सम है वो ऐसे है a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, ऐसे करके लिख रहे हैं, सारे टर्म को लिख रहे हैं। कहां तक लिख रहे हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक लिख रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको ये एवरेज में पढ़ा रखा है पहले ही कि जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसमें एक पैटर्न बिल्ड होता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म, दे आर इक्वल। दे आर इक्वल और नॉट? यस, दे आर इक्वल। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया था किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो एवरेज होता है वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 होता है। इसी चीज को यूज करके हमने देख रखा है। इसको दूसरे तरीके से आप कैसे समझ सकते हो कि आपने यहां SN लिखा है, फिर से SN दोबारा लिख रहा हूं मैं, अब उल्टा लिखूंगा
तो सम तो नहीं बदलेगा, सम तो वही रहेगा। तो अगर मैं इसको उल्टा लिखता हूं तो ये बनेगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ऐसे करके चलते जाएंगे और यहां लास्ट में क्या मिलेगा, a मिलेगा। आप इस चीज को देख सकते हो कि इसका इससे अगर आप सम निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका सम निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये भी आपको मिलेगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसे करके चलते जाओ, यहां पर आपको क्या मिलेगा, ये भी आपको मिलेगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ये 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितनी बार आ रहा है, n बार आएगा क्योंकि n टर्म थे। तो कुल मिला के आपको होगा कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ रहा हूं तो ये बन रहा है ट्वाइस ऑफ एस एन और ये बन रहा है n इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, विच वी कैन से एस एन की वैल्यू कितनी हो गई आपकी n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट, सॉरी। सो ये आपको दूसरा जो एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला है, जो कि आपको ध्यान रखना है एपी में, कि ये होता है आपका 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू एन बाई टू। ओके, इसको हम देखो ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं एवरेज में, और वो एवरेज मैंने आपको ये बताया है कि जो फर्स्ट टर्म है प्लस लास्ट टर्म बाई टू जो होता है वो आपका एवरेज होता है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिख रहे हैं ऐसे, बाई टू मेरा क्या होता है, बाई टू मेरा एवरेज हो गया, दिस इज द एवरेज, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टू। तो अगर ये एवरेज है और नंबर ऑफ टर्म्स आपके n हैं तो क्या ये ऐसा बनेगा, n इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टू, n इंटू एवरेज विल बी सम ऑफ एपी, यस। अब आप ये कर सकते हो कि आप कहोगे कि नहीं मैं तो 2 बाहर निकालूंगा, तो बाहर निकाल लो। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वो आप वहां से एक्सप्रेशन से भी वेरीफाई कर सकते हो, है ना, क्योंकि जो लिखा हुआ है ना इसको ब्रेक कर लो, a फर्स्ट टर्म हो जाएगा प्लस जो बचेगा वो बचेगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो आपका लास्ट टर्म होगा। तो n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, आपकी वैल्यू किसकी आ गई, सम ऑफ एपी। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए, यू शुड नो दिस। ओके, एक तीसरा फॉर्मूला जो एपी में इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपके सामने लिख रहा हूं। एपी में जो तीसरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो ये है, ध्यान से देखना, कि नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे आपने अभी देखा कि जो हमारा टर्म निकल के आया अभी, राइट, हमने कहा कि जो एनवा टर्म हमारा क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है, ये है टी एन, एनवा टर्म है कि नहीं है, यस। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको नहीं बताया जाएगा, जिसमें ये आपको नहीं बताया जाएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा टी एन आपका ये है और टी वन आपका क्या है, ए के बराबर है। ओके, इन अदर वर्ड्स व्हाट आई कैन राइट इज कि मान लेते हैं हमारा लास्ट टर्म ये है, एज्यूमिंग दिस इज माय लास्ट टर्म, और ये हमारा फर्स्ट टर्म, बहुत ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट टर्म आपका ए है। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो यू कैन से फ्रॉम हियर दैट n अगर मुझे निकालना हो तो ये क्या बनेगा, लास्ट टर्म को मैं लिख रहा हूं LT, फर्स्ट टर्म को लिख रहा हूं मैं FT डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस D प्लस 1। ये आपका होता है n, जहां पर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं। सो अगर किसी भी एपी में n आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स ना दिए हो और आपको अगर निकालने हो तो आपको क्या चाहिए, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस प्लस 1। इन अदर वर्ड्स आई कैन ऑल्सो डू दिस, लेट अस से कि मुझे इसी फॉर्मूले को चेंज करना है, कि मुझे यहां से d लिखना है, तो अगर मुझे d लिखना है तो मैं लिखूंगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये अगर आपको d लिखना होता सीधे तो यहां क्या करते आप, n माइनस वन से डिवाइड कर देते। तो लेट अस से आपको किसी भी एपी में लास्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और नंबर ऑफ टर्म्स भी आपको दिए हैं, तो आप कॉमन डिफरेंस क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कॉमन डिफरेंस इज लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन n माइनस वन। क्लियर है सभी को, हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग इट, ऑल राइट।
तो ये फॉर्मूले हैं, इनको समझना मुश्किल नहीं, मैं तुम्हें ओरली समझा देता हूं। ये दोनों फॉर्मूले जो है ना, ये मुझे पहले बचपन में बहुत परेशान करते थे। सो फिर मैंने इनको बैठ के ऐसे देखा, सोचा, समझा कि ये है क्या, क्योंकि कोई सही समझाते नहीं था, कभी फॉर्मूले लिखवा देते थे बस। तो देखो मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि अगर मेरे पास एक टर्म यहाँ पर a है, तो देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक d का जंप लगाओगे तो तुम दूसरे नंबर पे पहुंच जाओगे, ये होगा आपका t2, टर्म 2। अगर एक d का और जंप लगाओगे आप तो आपको क्या मिलेगा, t3। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो कि दो बार अगर तुमने d का जंप लगाया, दो बार अगर तुमने d का जंप लगाया तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिल गए, 3 मिल गए। 2 का जंप लगाने पर 3 टर्म मिल रहे हैं। अगर आप 3 का जंप लगाओगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए तुम्हारे, 4 हो गए। तो कहने का मतलब अब अगर आप ध्यान से देखो कि मैं निकालना चाहता हूं कि मेरा n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है, तो आप कहोगे यहां से यहां तक की आप दूरी निकाल लो। अगर इस दूरी में d के जंप्स कितने हैं, 3 हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4 हैं। सो ये LT माइनस FT अपॉन D आपको बताता है कि कितने जंप्स हैं मेरे पास d के कितने जंप्स हैं, और उसमें हमने क्या किया, 1 जोड़ दिया। समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे बना है, बस सिंपल है। यहां से देखो ना, आप ए से अगर आप शुरुआत करो और आपने एक जंप लगाया 2 टर्म, 2 जंप लगाया 3 टर्म, सो नंबर ऑफ टर्म्स आर 1 मोर देन नंबर ऑफ जंप्स। तो ये है आपका नंबर ऑफ जंप्स ऑफ d प्लस 1, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, यहां पर कहानी क्या है कि मुझे d निकालना है, तो आपको ये मालूम है, दैट इज 100% क्लियर टू यू, कि मुझे अगर मान लिया कॉमन डिफरेंस निकालना हो कि कितना है, राइट, कॉमन डिफरेंस निकालना हो कितना है, तो क्या करोगे आप, देखो ध्यान से। आप कहोगे अगर मैं बात कर रहा हूं ये सिनारियो है मेरे पास, तो आपने जंप कितनी लगाई है, 2 जंप लगाई है कि नहीं लगाई है। अब अगर आपने 2 जंप लगाई है, 2 जंप आपने कब लगाई है, जब नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 3 होंगे। तो इसेंशियली डी कैसे निकाल रहा है, कह रहा है मेरे पास टोटल कितना अवेलेबल डिस्टेंस है, और उस अवेलेबल डिस्टेंस को मुझे क्या करना है कि अगर n टर्म्स मेरे पास हो चुके हैं, तो हमें पता है कि जितनी जंप्स हैं वो 1 कम है, नंबर ऑफ टर्म्स से 1 कम होती है नंबर ऑफ जंप्स, या नंबर ऑफ जंप से 1 ज्यादा होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर 3 जंप्स हैं तो मैं जाहिर सी बात है 2 से ही डिवाइड करूंगा। 3 टर्म्स हैं तो 2 जंप हुई हैं, अगर n टर्म्स हैं तो n-1 जंप्स हुई हैं, तो इसका गैप अपॉन नंबर ऑफ जितनी भी जंप्स हुई हैं उससे मुझे क्या मिल जाएगा, d कॉमन डिफरेंस। क्लियर है सभी को। सो ये आपको क्लियर हुआ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन थोड़ा थोड़ा करके, ओके। नाउ अंडरस्टैंड पॉइंट नंबर 4 इन AP, लेट्स कैरी ऑन। सो पॉइंट नंबर 4 में आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसे सवाल आते हैं, AP क्वेश्चन में दिया होगा विद ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, तो कोई भी अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया जाए जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपके मान लेते हैं ऑड है, ऑड का मतलब 1, 3, 5, 7 लाइक दिस, तो इस AP को कैसे एज्यूम करना चाहिए वो ध्यान रखना है आपको। देखो आपको पता है कि AP जो भी होती है उसका जो एवरेज होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 होता है। लेकिन अगर किसी भी AP में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो मैं ये भी बता चुका हूं कि मिडिल टर्म क्या होता है, एवरेज होता है। ठीक है, यूजुअली क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि AP विद ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगा, और जो सम होगा वो गिवन होता है, सम दिया होता है। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन एक्चुअली। तो हाउ यू शुड प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन टू सेव योर टाइम। तो अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म को मैं बोलूंगा मिडिल टर्म। AP का जो नोटेशन है A प्लस D, A प्लस 2D, एक नोटेशन है, दिस इज अ स्टैंडर्ड नोटेशन। But when you are assuming any AP, you can choose as per your understanding. जो समझ में आए वो assume कर लो। बस जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो ये है कि दो जो सक्सेसिव टर्म्स हैं उनका जो अंतर है सेम होना चाहिए। तो मैंने कहा मेरे पास अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो देखो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं पहला टर्म ये मिडिल टर्म मैं इसको बना दूंगा। मेरा ध्यान हमेशा यही है क्योंकि मैं चाहूंगा कि मेरा एवरेज हमेशा A रहे। तो अगर मैं इसको मिडिल टर्म बनाऊंगा और मैं कहूंगा मैं एक आगे जाऊंगा तो क्या बनेगा, मेरा A प्लस D बनेगा कि नहीं, यस। एक पीछे जाऊंगा तो A माइनस D बनेगा। इसका फायदा क्या हुआ कि हमने इसका एवरेज क्या बना रखा है, A, और ये AP है कि नहीं है 3 टर्म के साथ, यस।
तो इसका सम कितना होगा 3 टाइम्स ए, क्योंकि ए ही इसका एवरेज रहेगा। लेफ्ट राइट अगर हम बराबर जाते हैं तो आपने कहा कि यहां पर एक जोड़ेंगे a प्लस 2d और यहां पर हम जोड़ेंगे एक a माइनस 2d। क्या एवरेज अभी भी a है? यस। एवरेज अगर अभी भी है तो इसका सम कितना है 5 टर्म का 5 है। आपने कहा कि एक टर्म और जोड़ो यहां पर a प्लस 3d, यहां पर आप जोड़ दो a माइनस 3d, राइट। क्या अभी नंबर ऑफ टर्म 7 हो गए तो इसका सम कितना हो गया 7a हो गया। यस। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कि कभी भी आपको अगर AP दिया जाए ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के साथ, देन एज्यूम दिस वे। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। एग्जांपल ये है, क्वेश्चन दिया है कि मान लिया AP विथ 7 टर्म्स, AP आपको दिया मैंने 7 टर्म्स उसमें, और सम आपको दिया है मान लिया 105, सम आपको दिया 105, राइट। व्हाट डू यू नो? सो यू विल से अगर AP मेरे पास 7 टर्म की है, ऐसी है, तो इसका सम क्या होगा 7a होगा, और 7a अगर मेरा 105 के बराबर है तो a मेरा कितना आया 15। अब ये ध्यान रखना, ये जो 15 निकल के आया ये फर्स्ट टर्म निकल के नहीं आया तुम्हारा, यहां तुम्हारा a मिडिल टर्म है, बट इस a की वैल्यू तुम्हें निकल के मिल गई कितनी 15। मिली कि नहीं मिली? a तुम्हारा तुरंत निकल गया कि नहीं निकल गया? फर्स्ट टर्म तुम्हारा फर्स्ट टर्म करना सॉरी मिडिल टर्म आपका तुरंत निकल गया। पता है आपको मिडिल टर्म क्या होता है? एवरेज। आपसे पूछ सकता है, खैर एवरेज तो आप सीधा भी निकाल सकते थे, 105 को 7 से डिवाइड करते क्योंकि सम दिया हुआ था। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट ओके द अदर वे टू थिंक लाइक दिस, किसका एवरेज कितना आएगा? एवरेज इसका आएगा 15, एवरेज 15 आएगा तो मिडिल टर्म एवरेज होगा जो भी होगा, वी नो दैट। अब मे भी कुछ और डेटा दिया हो, कॉमन डिफरेंस भी हम निकाल पाए, राइट। मे भी आपको बता दे कि इस टर्म की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म की वैल्यू बता दे। अगर लास्ट टर्म की वैल्यू आपको बता देगा तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा तो सब कुछ निकल जाएगा। बट दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट कि हाउ डू यू हैव टू एज्यूम इट लाइक दिस। सो एवरेज की अंडरस्टैंडिंग को अगर आप AP के साथ कंबाइन करोगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी, बिकॉज हमने एवरेज में AP को थोड़ा सा देखा है, ठीक है। एवरेज इज नथिंग बट मिडिल टर्म इन AP ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के साथ। अब आप कहोगे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ना हो तो क्या करेंगे, देखते हैं। AP with even number of terms, और यहां पर मान लिया सम आपको गिवन है इन वन और अदर वे, लेट अस से। सो आप क्या करोगे? अब आपका आइडिया यही है कि हम 2 वेरिएबल से डील नहीं करना चाहते हैं। आई डू नॉट वांट टू डील विद 2 वेरिएबल्स। सौरभ पटेल कह रहे हैं कंसेक्यूटिव गिवन होना चाहिए। नहीं होना चाहिए सौरभ, आप एवरेज को भूल गए हैं। AP में understand this, consecutive numbers are in AP. That doesn't mean if any series is in AP that is a consecutive number. Arithmetic progression is a bigger set. Consecutive numbers are just part of it. It's like this, Saurabh Patel is a human. That doesn't mean everyone who is human is only Saurabh Patel. There are many other humans possible. ठीक है, इट्स लाइक दिस, consecutive numbers are just one case of arithmetic progression. There can be many possibilities. Okay. कोई कह रहा है फर्स्ट टर्म निकालिए अखिलेश पांडे। फर्स्ट टर्म तब निकलेगा अखिलेश जब कोई और जानकारी दी जाएगी, कॉमन डिफरेंस जैसे निकल पाए। अदरवाइज फर्स्ट टर्म कैसे निकाल लोगे? कोई और डेटा देगा, कोई और डेटा देगा तो फर्स्ट टर्म भी निकल जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहां पर आपका टारगेट देखो वही है कि हमें कुछ भी करके ना D का टर्म गायब करके रखेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। ओके, सो आई कैन राइट लाइक दिस। आपको पता है अब वो बात तो खत्म हो गई कि A को बीच में रख लेते थे और इधर D उधर D, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो अगर आप इस तरह से एज्यूम करते हो, ध्यान से देखना, इस तरह से अगर नंबर्स को एज्यूम किया हमने तो D गायब हो गया, इसका एवरेज क्या है A। यहां पर हमने कहा कि ये वैल्यू एक और लगा दो, A माइनस 2D, A प्लस 2D, ऐसे करके एज्यूम करना है हमें, एंड सो ऑन। तो अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो आपको कुछ इस तरह से एज्यूम करना चाहिए। इसका फायदा देखो ये होगा कि मान लिया मैंने कहा कि मेरा ऐसे दिया है 6 टर्म्स दिए हैं,
और इसका सम कितना दिया है मान लेते हैं 96 दिया हुआ है। सम कितना दिया है 96 दिया है। तो आपको पता है कि अगर मैं ये वाली एपी एज्यूम करके चलूंगा तो जो 6 टर्म मेरे बनेंगे उनका सम कितना होगा 6a होगा, क्योंकि डी कट जाएगा। इस तरह से मैंने सिमेट्रिकली रखा है कि डी ना बचे, तो ये 96 हो जाएगा। और ए की जो वैल्यू निकल कर आई, ए की वैल्यू कितनी निकल के आई 16। ये जो ए की वैल्यू आपकी निकल के आई है, दिस इज नॉट एनी ऑफ द टर्म मेंशन्ड, यू हैव जस्ट गॉट दिस वैल्यू ऑफ ए टू बी 16। अगर वो आपसे पूछता है कि मुझे डी भी चाहिए, तो डी के लिए कोई और जानकारी चाहिए, कुछ देना पड़ेगा उनको, कुछ बताना पड़ेगा कि भाई इस वाले टर्म की वैल्यू इतनी है, तो डी निकाल लेंगे हम। हमें अभी सिर्फ ए पता चला है। तो अब आप कहोगे कि हम वो शुरू वाली सीरीज क्यों नहीं मान रहे हैं ए प्लस डी, जिसमें ए फर्स्ट टर्म होता था। हम उसको मान सकते हैं, बट समस्या ये होगी, मैं आपको समझाता हूं क्या समस्या होगी। उसका जो सम का फॉर्मूला होता है उसमें ए और डी दोनों आता है कि नहीं आता है? यस। अगर मैं आपको बोलूं, आप कहोगे कि नहीं हम ये नहीं मानेंगे, जो हमने जहां से शुरू किया था हम वही मान के चलेंगे, क्योंकि 10th में हमने वही पढ़ा है, उसी फॉर्मूले को मानेंगे। तो प्रॉब्लम उसमें बस ये है कि जब आप उसके सम का फॉर्मूला लिखोगे तो उसमें ए और डी दोनों आएगा, एक ही इक्वेशन में दोनों आएगा। दैट इज द प्रॉब्लम। व्हाई शुड वी मेक इट कॉम्प्लेक्स? लेट्स कीप इट सिंपल। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर यूजिंग दिस वे ऑफ राइटिंग इट, सो दैट वी कैन एटलीस्ट गेट वन वेरिएबल डायरेक्टली। ओके, अब कोई पूछ रहा है कि क्या यहां पर ये एवरेज होगा या नहीं होगा? ये एवरेज है। एवरेज के लिए तुम्हें ये नहीं सोचना है भैया, सम दिया है, 6 टर्म दिए, एवरेज क्या होगा 96/16। इसको सोचना ही नहीं तुम्हें, एपीजीपी वॉट, 6 टर्म का सम 96 है तो एवरेज क्या होता है 96/6, 16 ही होगा ना। वैसे भी ये एवरेज ही है, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स जब एपी में होते हैं तो दो जो मिडिल टर्म होते हैं उन्हीं का एवरेज होता है। तो a माइनस डी और a प्लस डी का एवरेज क्या है? a है, जो कि कोई टर्म नहीं है। इट इज नॉट ए टर्म, इट्स जस्ट एवरेज। ये कोई एग्जिस्टिंग टर्म नहीं है, तो इसको लिखता नहीं हो ना, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे तुम। अगर आप एवरेज निकालने चलोगे तो चाहे लास्ट का लास्ट से निकाल लो, फर्स्ट का लास्ट से निकाल लो, सेकंड का सेकंड लास्ट से निकाल लो, इवन नंबर ऑफ टर्म्स में ये दोनों मिडिल टर्म कहलाते हैं, दो मिडिल टर्म होते हैं, इन्हीं का एवरेज फाइनल एवरेज होता है, जो कि यही आएगा, ए के बराबर ही आएगा। सही है कि नहीं? और एवरेज समझने के लिए तुम इतना दिमाग यहां क्यों लगा रहे हो? मैंने बोला सम दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं, तो एवरेज क्या होगा 96/6, 16 ही होगा ना, जो कि यहां ए के बराबर है। सिंपल। तो ये हो गया तुम्हारा एपी। इससे ज्यादा इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सी चीज है। एक चीज बस आपको और जाननी है जिसका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर पॉइंट नंबर 6। और ये पॉइंट नंबर 6 जो है आपका, वो ये है, एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं एरिथमेटिक मीन। AM, समांतर माध्य बोलते हैं इसको हिंदी में, समांतर माध्य। ठीक है, क्लियर? तो समांतर माध्य को क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल। इफ यू वांट टू फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ एनी नंबर, सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, लेट अस से मेरे पास बहुत सारे नंबर हैं और मुझे उनका अरिथमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, तो वो नंबर आप ऐसे लिख लो, A1, A2, A3 डॉट 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 अप टू AN। अरिथमेटिक मीन इज सिंपली द एवरेज, राइट? और कुछ नहीं होता। तो इनका अगर आपको निकालना हो, मान लिया कि अरिथमेटिक मीन क्या होगा, सो A1 प्लस A2 प्लस AN डिवाइडेड बाई n। जो एवरेज होता है वही आपका अरिथमेटिक मीन भी होता है। n नंबर्स अगर आपको दिए हुए हैं तो n नंबर्स का आप अरिथमेटिक मीन कैसे निकालोगे? उनका सम करके n से डिवाइड करो। द एवरेज इटसेल्फ इज अरिथमेटिक मीन। क्लियर? समझ में आया मेरी बात? दीक्षा कह रही है कि सब मिडिल टर्म में 2 में डिफरेंस 2d हो गया, बट नेक्स्ट में ओनली d का डिफरेंस है। देखिए ध्यान से, कहां केवल d का डिफरेंस है? एक मिनट, तो मैंने गलत एजम्पशन किया। बिल्कुल सही बात आपने आइडेंटिफाई करी। ये हम 2d नहीं लिखेंगे यहां पर, इट विल बी a माइनस 3d, इट विल बी a प्लस 3d।
So you identified it right that what I wrote was not in AP. यहां अंतर दो 2D का है दो टर्म्स में, तो यहां भी आपका कॉमन डिफरेंस D नहीं है, 2D है बिल्कुल। तो 3D होगा, फिर उधर 5 बनेगा, इधर भी 5 बनेगा। ओके ठीक है, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग इट आउट। तो ये AM निकल गया, आपको समझ में आया। अब देखो क्या करना है, एक चीज आप और ध्यान रखना, वो ये है कि अगर दो नंबर दिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इफ टू नंबर्स आर A एंड B, if two numbers are A and B, their AM arithmetic mean is simply A plus B by 2। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम एक रिलेशन आपको दिखाएंगे कि अगर दो नंबर आपके हैं A और B, तो उनका जो अरिथमेटिक मीन होता है वो A plus B by 2 होता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपका इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है इन अरिथमेटिक मीन। नाउ आई एम मूविंग टू ज्योमेट्रिक मीन, जिसको बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। तो ये हो गया मेरा ज्योमेट्रिक मीन, GM, गुणोत्तर माध्य। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि A मान लिया पहला टर्म है, अगला टर्म मेरा AR है, अगला टर्म मेरा AR स्क्वायर है, अगला टर्म मेरा AR क्यूब है। देखो यहां पर साफ साफ लिख रहा था ना, गुणोत्तर। हिंदी में एक हिंट आपको मिल रही है, इट इज अबाउट मल्टीप्लीकेशन। ओके, इफ इट इज अबाउट मल्टीप्लीकेशन, we are multiplying with the same number. You see A multiplied by R multiplied by R, फिर से multiplied by R। तो यहां पर क्या होता है, ये जो A होता है ये तो मेरा होता है फर्स्ट टर्म, जिसको हम डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड जो नोटेशन है उसमें A हमारा फर्स्ट टर्म कहलाता है, जहां से हमने शुरू किया। और जो R है इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो R। सो देखो ये आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, AR क्यूब, AR की पावर 4, ऐसे करके चलेंगे। अब एक चीज आप ध्यान से देखना फिर से, वो ये देखना है आपको कि ये है मेरा पहला टर्म, इसको मैं बोला T1, ये मेरा दूसरा टर्म है T2, ये मेरा तीसरा टर्म है T3, ये है टर्म 4, ये मेरा टर्म 5। जरा ध्यान से देखो, जब मेरा टर्म 1 है तो इसके साथ R नहीं है, इसका मतलब हम कह सकते हैं R की पावर 0 है। टर्म 2 में R की पावर 1 है, टर्म 3 में A इंटू आर की पावर 2 है, टर्म 4 में A इंटू आर की पावर 3 है। तो 4 में 1 कम होता है 3, 5 में 1 कम होता है 4। तो अगर मैं यहां पर लिखूं कि मेरा nवां टर्म क्या है, nth टर्म Tn, तो आप कहोगे वो बनेगा A इंटू आर की पावर n-1। ठीक है, क्लियर। सो व्हाट यू विल से यहां पर जो आपका nth टर्म बनने वाला है वो क्या होता है आपका A इंटू आर की पावर n-1। A इंटू आर की पावर n-1 विल बी योर nवां टर्म। ठीक है, क्लियर है सभी को। नाउ अंडरस्टैंड, अब हम ज्योमेट्रिक मीन क्यों लिखा है मैंने, पहले हम ज्योमेट्रिक सीरीज समझ रहे हैं, नॉट मीन, उसके बाद हम आएंगे ना मीन पे। सो फर्स्ट वी आर अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्रिक सीरीज। तो इसको मैं जरा चेंज कर देता हूं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आओ पहले, जिसको बोलते हैं जीपी। गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, जीपी। क्लियर सभी को। कहां 4 टर्म में मैंने 6 ले लिए, 4 ही लो ना, कहां 4 और 6 बोल रहे हो आप इस सवाल में, इस सवाल में। अरे भावनाओं को समझो, मैंने बोला कि जब भी तुम 2 टर्म लिखोगे तो 2a मिलेगा, 4 टर्म लिखोगे तो 4a मिलेगा, तो अगर तुम 6 टर्म लिखोगे तो तुम्हें 6a मिलेगा। कंसिडरिंग दिस नोटेशन, सब लिखने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर 8 टर्म लूंगा तो 8a मिलेगा। ठीक है, वो डॉट डॉट लगा है ना, उसमें सब है। तो ये हो गया तुम्हारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका सिर्फ ये है
कि आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी दो टर्म अगर हैं उनका रेशियो निकाल के चेक कर लेंगे मैच कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आइडेंटिफाई जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो मैंने आपके सामने लिखा 1 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। ठीक, दूसरा देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 1 2 ऐसा लिखो 16 8 4 2 1 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फिर मैं आपके सामने क्या लिख रहा हूं, 1/32 माइनस 16, सॉरी 1/32 माइनस 1/16 प्लस 1/8 माइनस 1/4 प्लस 1/2 डॉट डॉट डॉट। आपको यह बताना है कि इसमें कौन कौन से जीपी में हैं और उनका फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन रेशियो क्या है। क्विक क्विक क्विक, क्या ये तीनों जीपी में है? यस। देखो जब डॉट डॉट लगा है इसका मतलब यह है कि जो पैटर्न तुम्हें यहां मिलेगा यही पैटर्न कॉन्टिन्यूट है। तो आपको इसी पैटर्न में देख लेना है कि आपका जीपी बन रहा है या नहीं। तो देखो ध्यान से, आप कहोगे 1 दूना 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये बिल्कुल जीपी है जहां कॉमन फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो आपका कितना है, 2 है। दूसरे में देखो 16 से 8 बना 1/2 हुआ, 8 से 4 हुआ फिर से 1/2 हुआ, 4 से 2 हुआ फिर से 1/2 हुआ, 2 से 1 हुआ फिर से 1/2 हुआ। तो यहां पर एक फर्स्ट टर्म आपका 16 है और कॉमन रेशियो आपका कितना है, कॉमन रेशियो आपका 1/2 है। ये बताओ एपी में है कि नहीं है, जीपी में है कि नहीं है। थर्ड वन आपका जीपी में है। ओके, कैसे? 1/32 से माइनस 1/16 होने का मतलब है आपने -2 से मल्टीप्लाई किया। अगर आपने -2 से मल्टीप्लाई किया तो अब अगर बार बार -2 का मल्टीप्लीकेशन होता रहेगा तो मतलब ये जीपी हो सकती है, वरना नहीं। तो आपने कहा इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो +1/8 आएगा, यस। इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे -1/4 आएगा, यस। इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे +1/2 आएगा, यस। तो ये भी आपका जीपी है जहां पर आपका फर्स्ट टर्म क्या है, वह है 1/32, कॉमन रेशियो क्या है -2। डज इट मेक सेंस? यस। क्लियर हो गया सभी को? नोबडी शुड हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो जीपी को आइडेंटिफाई करने का मतलब यही है कि जो फैक्टर आपको मिलेगा यहां पर कि भाई पहले टर्म से दूसरे टर्म जाने में मुझे अगर -2 टाइम्स करना पड़ा तो हर बार यही -2 ही होना चाहिए, दैट्स इट। थर्ड वाले में कॉमन रेशियो इज -2। ओके, अब हमें देखना है सम। तो लेट अस मूव टू दिस पॉइंट एंड लेट अस लुक एट द सम। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, ये आप देख लेना, ये ध्यान रखना है पॉइंट। सो पॉइंट नंबर 8 आ गए हम, सम ऑफ जीपी। सो आपको पता है मैं किस सम की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इसकी, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू ए आर की पावर n-1। मतलब हम n टर्म्स का योगफल निकाल रहे हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी जीपी लाइक दिस। सो देखो इसके सम का जो फॉर्मूला होता है, इसके प्रूफ में आपको घुसने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका प्रूफ इज अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स, बीएससी की मैथ हो जाती है फिर। ठीक है, पॉसिबल है करना बट वो आपके काम की चीज नहीं है, उससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है कि इसको आप प्रूफ करो। ठीक है, आपका काम क्या है, इस वैल्यू को ध्यान रखना। सो एसएन की जो वैल्यू होगी वो आपकी जो बनती है वो बनती है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक, इफ r इज मोर देन 1, मैं आपको समझाऊंगा, इसको लेके डरना नहीं है, ये क्या है।
दूसरा यही Sn है a इंटू 1 माइनस r की पावर n हेलो, आ गई आवाज? ऐसे ही एक दिन जीवन की बैटरी खत्म हो जाएगी, बट उसको चार्ज नहीं कर पाओगे तुम। ठीक है, यहां से चल बसोगे। जब तक बैटरी चल रही है खुश रहो। ठीक है, एनीवे, सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन। सो मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि ये सम का फॉर्मूला है, और इस सम के फॉर्मूले में देखिए, मैं बोला जब मैंने इस फॉर्मूले को पहली बार पढ़ा ना, तो कई महीनों तक, आई थिंक 9th या 10th जब भी एपीजीपी पढ़ा हमने, कई महीनों तक मैं इनको दो फॉर्मूले समझ के रटता रहा। इस तरह का हमें पढ़ाया जाता है, हमें लगा दो फॉर्मूले हैं, पर ये दोनों फॉर्मूले एक्चुअल में एक ही हैं कि नहीं है? यहां पर अगर मैं -1 कॉमन ले लूं और यहां पर मैं -1 कॉमन ले लूं तो क्या ये मिलेगा? यस। पर किसी ने बताया नहीं कि दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। ये इसलिए लिखा जाता है, थोड़ा मेकअप कर दिया जाता है कि देखो ऐसा है कि जब एक से छोटा हो तो ये दोनों वैल्यू तुम्हें पॉजिटिव दिखे। भाई 1 - r पॉजिटिव कब होगा? जब r हमारा एक से छोटा होगा। r अगर एक से बड़ा होगा तो ये निगेटिव दिखने लगेगा, सेम ये भी निगेटिव हो जाएगा। बट उनका ये कहना है कि देखो ऐसा है कि हम इसको पॉजिटिव बना के रखेंगे एक्सप्रेशन में, निगेटिव ना दिखे, इसलिए इन्होंने क्या किया, दोनों को दो तरीके से लिखा है। एक ही चीज ना यार, माइनस कॉमन लेते ही क्या होगा, हो जाएगा। तो आप पहली बात तो इनको दो फॉर्मूला मत समझो, दे आर नॉट टू फॉर्मूलास, दे आर सेम फॉर्मूला। माइनस कॉमन ले लोगे, इससे ये बन जाएगा। और ये मुझे 6 महीने बाद समझ में आया। सोचो, इस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम है, किसी ने नहीं बताया ये चीज। मैं 6 महीने तक परेशान रहा कि दो दो फॉर्मूले रटने। मैं जब सवाल लगाता था तो मैं देखता था अच्छा r एक से छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। दोनों एक ही हैं यार, तुम्हारे एक से छोटा है, तुम ये लगा दो, तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा, सही आएगा। तो कहने का मतलब है दो फॉर्मूले नहीं है, टेंशन मत लो, तुम्हें जो मर्जी है लगाओ, एक ही आंसर आएगा। क्योंकि सीरीज का जो सम है a और r के टर्म में, उसे शुरू में पता थोड़े ना कि r एक से छोटा है एक से बड़ा है, वो तो एक ही निकल के आएगा। उसको दो तरीके से लिखा गया है, ठीक है, और कोई बताता भी नहीं। कोई कह रहा है रैमो सर हम जैसे स्टूडेंट थे, बिल्कुल हो सकता है आपसे भी बर्बाद रहे हो, क्योंकि हमारे टाइम पे तो कोई एक्सेस ही नहीं था प्रॉपर चीजों का। ओके, सो देखो ध्यान से, यहां पर ये वैल्यू हो गई। अब देखो, आप कह सकते हो कि r अगर 1 के बराबर होगा तो क्या होगा। देखो r अगर 1 के बराबर होगा तो जो Sn बनेगा, आप खुद देखो, मेरा सब कुछ a ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये सम आपका हो जाएगा n टाइम्स a। अगर r हमारा 1 के बराबर हो गया तो आप कहोगे कि r बराबर 1 रखने पे ये तो अनडिफाइंड हो गया, यहां से तो वैल्यू आने वाली नहीं है। यहां भी r को 1 रखोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ गया। तो वहां से आप सीधे देख सकते हो कि r बराबर 1 के लिए बेसिकली सारे टर्म्स a हो जाएंगे, तो वो n टाइम्स a हो जाएगा। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, सम ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स। n का मतलब n टर्म्स है। अब इसमें देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंटर है, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं।
जिसको देख के आपको मजा आ जाएगा भाई, और वो आएगा कि जो Sn की वैल्यू मैंने अभी आपको दिखाई कि a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन है, या फिर आप इसी को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, Sn इज इक्वल टू a इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, लेट्स अस विजुलाइज दिस एपी एंड विजुलाइज दिस एपी, दिस जीपी, है दोनों सेम ही, आपको पता है एक्सप्रेशन, नॉट ए प्रॉब्लम। तो एक बात बताओ मुझे, जो मैं पूछने जा रहा हूं आपसे सभी को, कि मैं अब बात करने जा रहा हूं कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, क्या बात करने जा रहा हूं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। बहुत इत्मीनान से सोचना, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीज। जरा एक चीज विजुलाइज करो कि मैंने तुम्हें एक बहुत छोटा सा नंबर दिया, और उस नंबर का जो पहला टर्म है एपी का, लेटर से मैंने आपको दिया कि a इज इक्वल टू आपका है 1/4096 फॉर एग्जाम्पल, और मैंने आपको कॉमन रेशियो दे दिया 2। ध्यान से देखना, यहां पर एक एपी तुम्हें पकड़ाई, मैंने जीपी पकड़ाई, जिसमें मैंने कहा फर्स्ट टर्म 1/4096 है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। आप मुझे बताओ कि अगर आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, अगर आपके इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, ओके, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि अगर आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, तो जब तुम बार बार 2 से गुणा करते जाओगे, तो ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितनी छोटी वैल्यू से शुरुआत करी है। अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाओगे 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 करते जाओगे, तो वो अल्टीमेटली जाके बहुत बड़ा हो जाएगा। कुछ भी तुम कर लो, तुम कितने भी छोटे नंबर से शुरू कर लो, डजंट मैटर, लेकिन अगर आपका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, तो वो बड़ा होता जाएगा, 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 वो बहुत बड़ा होता जाएगा। तो यहां पर जब आप सम निकालोगे, सम आप निकालोगे, तो यू हैव ओनली वन थिंग टू से कि अल्टीमेटली ये इंफिनिटी बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर r पॉजिटिव है और a पॉजिटिव है, तो ये प्लस इंफिनिटी की तरफ निकल जाएगा। अगर r पॉजिटिव है, r मान लिया निगेटिव है -2, पर मैग्नीट्यूड इसका क्या है, मैग्नीट्यूड इसका 1 से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा तुम्हारा, ये माइनस इंफिनिटी बनेगा। बट ये डिटर्मिनेट नहीं है, फॉर्म निकाल नहीं सकते। लेकिन यहां जरा ध्यान से देखो, अगर तुमने a की वैल्यू डजंट मैटर कितनी बड़ी ले रखी है, अगर तुमने r को मैग्नीट्यूड में छोटा रखा 1 से, तो होगा क्या कि कितनी भी बड़ी वैल्यू से तुम शुरू कर लो, ये क्या करेगा अल्टीमेटली, एक समय ऐसा आएगा इसको इतना छोटा बना देगा, इतना छोटा बना देगा कि वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तुम किसी भी वैल्यू का 1/2 1/2 1/2 करते रहो, एक समय ऐसा आएगा जब वो इतना छोटा हो जाएगा कि बार बार छोटा करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जब हम बात करते हैं इनफाइनाइट जीपी का, सो इनफाइनाइट जीपी जो होता है उसका सम कब पॉसिबल है, जब आपका कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड छोटा हो 1 से। अब मैग्नीट्यूड जो टर्म मैंने यूज किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड का मतलब, जब मैं r मोर देन 1 बोल रहा हूं, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि r केवल पॉजिटिव ही हो सकता है। When I am saying r more than 1, basically I am talking about magnitude of r is more than 1. अंडरस्टैंड करना इसको, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे मैंने कहा r मेरा कॉमन रेशियो -3 है, तो -3 का मतलब भी होता है कि वो नेगेटिव में बड़ा होता जाएगा, नेगेटिव में बड़ा होता जाएगा। वो भी आपको सम जो है निकाल के नहीं देगा। जैसे यहां पर मैं बोल रहा हूं कि r लेस देन 1, r लेस देन 1 का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ r इज लेस देन 1। इट कैन बी इवन -1/2। तो अगर किसी चीज को आप -1/2 से मल्टीप्लाई करते जाओगे, तो वो क्या होगा, वो वैल्यू मैग्नीट्यूड में छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, और अल्टीमेटली क्या होगा, 0 के आसपास आएगी और वही रहेगी, क्योंकि इट विल नॉट मेक एनी सिग्निफिकेंट चेंज। सो यहां पर आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप इनफाइनाइट जीपी का सम का बात कर रहे हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज पॉसिबल टू गेट व्हेन कॉमन रेशियो का जो मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1। लेस देन 1 मैग्नीट्यूड का मतलब होता है या तो वो 0 से 1 के बीच में हो, या फिर वो -1 से 0 के बीच में हो, दोनों में चलेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? कितनी भी बड़ी वैल्यू है, अगर तुम उसको 1/2 1/2 से मल्टीप्लाई करते जाओगे,
तो वो अल्टीमेटली एक ऐसा समय आएगा कि वो 0 के आसपास भटकेगी और फिर क्या होगा, वो सम पे ज्यादा फर्क डालेगी नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो उसका सम निकाल सकते हैं। ये बात कितने लोगों को समझ में आया कि इनफाइनाइट जीपी का सम कब पॉसिबल है और कब नहीं है? बताओ यस या नो लिखो, ताकि मैं जान पाऊं कि तुम्हें कुछ समझ में आया। प्लीज। जल्दी बताओ, ये बात समझ में आई आपको कि when you can calculate sum of infinite GP is only when your common ratio का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से छोटा है, then it is possible, otherwise we cannot calculate it, right? Let me give you an example now, okay? तो इसके कुछ एग्जाम्पल ले लो। तो ये एग्जाम्पल आपका जो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल चलता है वो ये चलता है कि मान लिया मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, और फिर कहता है कि ट्राइंगल के ना मिड पॉइंट ले लो, ऐसे एक दूसरा ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, फिर कहता है एक बार फिर से मिड पॉइंट ले लो इस बने वाले ट्राइंगल का, ऐसे करके। तो ये केस क्या है कि हमने मिड पॉइंट मारा है और इस मिड पॉइंट को मिला के हमने क्या किया है, हमने एक ट्राइंगल बना दिया, फिर उसके मिड पॉइंट को जोड़ के ट्राइंगल बना दिया। जब भी हम मिड पॉइंट लेके ट्राइंगल बनाते हैं तो आपको पता है ट्राइंगल में क्या होता है, एरिया 1/4 होता है। कितने लोगों को पता है चीज कि ट्राइंगल के केस में अगर हम मिड पॉइंट्स लेते हैं और मिड पॉइंट्स लेके हम ट्राइंगल बनाते हैं तो उसका एरिया ओरिजिनल ट्राइंगल के एरिया का 1/4 होता है, ठीक है। सो हम मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल ट्राइंगल है मेरा, उसका एरिया ए है, उसका एरिया क्या है, ए है। यहां कॉमन रेशियो आपको पता है कितना होगा, 1/4 विद रिस्पेक्ट टू एरिया। एरिया के रेस्पेक्ट में कॉमन रेशियो 1/4 होगा। अगर मुझे निकालना है सम ऑफ ऑल एरियाज, राइट, सम ऑफ ऑल एरियाज इस तरीके से जो बनेंगे, तो आप कहोगे सम ऑफ ऑल एरियाज कैसे बनेंगे, देखो ध्यान से। सम ऑफ ऑल एरियाज अगर आपको निकालने हैं तो आप कहोगे निकल तो सकता है, पर कितना आएगा, ठीक है। उसके लिए कोई एक्सप्रेशन तो आपने बताया नहीं, बट निकल सकता है क्योंकि यहां पर एरिया कम होता जा रहा है। अगर एरिया कम होता जा रहा है तो इनफाइनाइट का सम पॉसिबल है, ठीक है। नाउ गोइंग बैक एंड टेलिंग यू व्हाट इज द एक्सप्रेशन देन, अगर हम निकाल सकते हैं तो देखो यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं लिखने जा रहा हूं आपका एस इंफिनिटी। इनफाइनाइट टर्म्स अगर किसी भी जीपी में है और उसका सम आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। सो जैसे ही आपने किया ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस आर टू द पावर इंफिनिटी, ठीक है, और ए तो आपका हाई है यहां पर, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। जरा इसकी सिचुएशन देखो, आर की पावर इंफिनिटी की। आर की पावर जो इंफिनिटी है उसको थोड़ा सा सोचो। आर एक नंबर है जो 1 से छोटा है और 1 से छोटी वैल्यू की पावर तुमने ऑलमोस्ट इंफिनिटी कर दी। इंफिनिटी का मतलब होता है बहुत बड़ा नंबर। तो मान लिया मेरे पास एक नंबर है 0.9, उसको तुम स्क्वायर करते हो तो क्या मिलता है 0.81, क्यूब करते हो तो क्या मिलता है 0.729, यानी लगातार घटता है। अगर आपका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है और आपने उसकी पावर बहुत बड़ी रखी है, दैट वैल्यू इज ऑलमोस्ट 0। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आर की पावर कोई वैल्यू जो है जो इंफिनिटी की तरफ जा रही है, अगर आर का मैग्नीट्यूड मेरा लेस देन 1 है, देन दिस वैल्यू इज 0, ऑलमोस्ट 0। इट विल बी इररेलेवेंट बिकॉज इंफिनिटी इज ए वेरी बिग नंबर। तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद इज जस्ट a upon 1 minus r, that's it. What you will be left with will be simply a upon 1 minus r. How many of you are getting this, please? Clear? समझ में आया कि नहीं? s infinity will be a upon 1 minus r. s infinity will be a upon 1 minus r. क्या ये क्लियर है या नहीं? Say yes or no. Okay, fine. So that will be equal to s infinity is equal to a upon 1 minus r. Fine. So ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है कि अगर इनफाइनाइट टर्म्स की बात करेंगे तो ये मेरा वैल्यू निकल के आएगा। सम ऑफ ऑल एरियाज अगर मुझे यहां निकालना है तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे ये जाएगा सिंपली यही a upon 1 minus r, जहां पर a की वैल्यू क्या है, कैपिटल A,
डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 1/4, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4a/3, आई कि नहीं आई? क्लियर? अगर मैं पूछूं आपसे तो ये जो ध्यान रखना आपको कि यहां पर जो मैंने कॉमन रेशियो लिखा है ये एरिया के रेस्पेक्ट में लिखा है। अगर मैं यही चीज आपसे पूछूं पेरीमीटर के रेस्पेक्ट में, पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल कितना है, लेट अस से आई से इट इज P, तो जो कॉमन रेशियो होगा फॉर पेरीमीटर, यह है कॉमन रेशियो फॉर एरिया, इसको मैं RA लिखता हूं, दैट इज मच बेटर वर्ड टू राइट। सो कॉमन रेशियो फॉर एरिया जो है मेरा वो 1/4 है, लेकिन कॉमन रेशियो फॉर पेरीमीटर यहां पर 1/2 होगा। जब भी आप मिड पॉइंट ज्वाइन करके ट्राइंगल बनाते हो तो हर एक साइड, इस साइड का मतलब इसके जो पैरेलल साइड है उसका हाफ होता है, इसका हाफ, ये आपका इसका हाफ, ये आपका इसका हाफ। तो अगर सारी साइड्स हाफ हो जाती हैं तो हाफ हो जाता है आपका पेरीमीटर, तो आप कहोगे पेरीमीटर हर बार हाफ होता जा रहा है। तो यहां पर पेरीमीटर के रेस्पेक्ट में कॉमन रेशियो कितना है 1/2। सो अगर मैं सम ऑफ ऑल पेरीमीटर्स निकालूं, सम ऑफ ऑल पेरीमीटर्स अगर मैं आपका निकालूंगा तो कितना मिलेगा, सम ऑफ ऑल पेरीमीटर अगर मैं आपको निकालूंगा तो आप कहोगे ये आपका बनेगा a/1 माइनस आर होता है। सो आप कहोगे यहां पर सिंपली कि a की जगह फर्स्ट टर्म है वो p है और 1 माइनस जो rp है 1/2 है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई 2p हुई कि नहीं? यस। इनफाइनाइट का मीनिंग क्या हो रहा है? अच्छा, शैल आई गिव यू एन एग्जांपल नीलेश? फाइन। So infinity is not a number. Infinity is representation of something which you cannot think of. Because what you can think of is not infinity. Let us say I ask you, tell me the largest positive number. You cannot tell, because what you tell, I can definitely tell you one more than that. You say कि largest possible number is x. मैं कहूंगा तो उसका उससे बड़ा नंबर होगा x+1. So infinity is a representation of something really big which you cannot think of. So to understand, we will think of it's a very bigger number, very big number, and based on that we will draw the analysis. समझ में आया सभी को ये चीज? एग्जाम्पल नंबर अगला बताता हूं तुम्हें। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका ऐसे हो सकता है, सेम चीज। अगर मैं आपको एक स्क्वायर दूं, ये मेरा स्क्वायर है मान लिया, और अगर आपने स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, या आपने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है स्क्वायर के, तो आपको अगला स्क्वायर मिला। फिर आपने कहा कि अब मैं फिर से इसका मिड पॉइंट पकड़ूंगा और ज्वाइन करूंगा, लाइक दिस एंड सो ऑन। ठीक है, तो स्क्वायर के जब मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाता है, सब ज्योमेट्री मेंसुरेशन में आप पढ़ोगे, तो जो एरिया होता है वो हाफ होता है। तो अगर मैं इसको बोल दूं A1, इसको बोल दूं A1, ध्यान से देखना, और इसको बोल दूं मैं A2, और इसको मैं बोल दूं A3, एरिया, ये एरिया है आपका। सो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका A1 होगा, राइट, हर बार ये हाफ होता रहेगा, A1/2, A1/4, राइट। So this is your A2 and this is your A4, A3, हाफ होता रहेगा एरिया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे निकालना है सम ऑफ इनफाइनाइट एरियाज, ऐसे, तो सम ऑफ इनफाइनाइट एरिया आपको क्या मिलेगा? आप कहोगे दैट विल बी A/1 माइनस आर, और एवरी टाइम इट इज हाफ। सो ये आपका बनेगा कि अगर ओरिजिनल एरिया मेरा A1 है, सो A1/1 माइनस 1/2 एंड दैट विल बिकम ट्वाइस ऑफ A1 बनेगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल ट्राइंगल में 3 ट्राइंगल नहीं है, इनफाइनाइट ट्राइंगल है। डॉट 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 करके मैंने लिखा है कि इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूड है। देयर आर नॉट 3 ट्राइंगल्स, दे आर इनफाइनाइट ट्राइंगल्स। सब जोड़ रहा हूं मैं। क्लियर है सभी को? सो अगर मुझे एस इंफिनिटी निकालना है यहां पर, विच इज सिंपली A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, दिस विल बी लाइक दिस। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि पेरीमीटर,
तो यहां पर मैं डिफाइन कर रहा हूं कि पेरीमीटर आपका मान लेते हैं P1, P2, P3 है ऐसे करके, ये हैं आपके पेरीमीटर्स। यहां पर आपको ध्यान से देखना है कि जो P2 होगा आपका वो P1/√2 होगा। कैसे? जब भी एरिया हाफ होता है तो लेंथ कंपोनेंट जैसे पेरीमीटर हुआ या कोई साइड हुआ वो 1/√2 टाइम्स होता है। सो P2 आपका क्या होगा? P1/√2। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ P3 क्या होगा, सो आप कहोगे वो होगा P2/√2। तो यहां पर जो कॉमन रेशियो पेरीमीटर के रेस्पेक्ट में आपको मिलेगा वो होगा 1/√2। अब अगर मैंने कहा कि मुझे इनफाइनाइट टर्म्स का सम चाहिए इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर P1 + P2 + डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, तो आप कहोगे फर्स्ट टर्म P1 1 - r इज 1 - 1/√2, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी √2p/√2 - 1, एंड वी कैन सिंप्लीफाई एंड राइट इट √2 × √2 + 1p, क्योंकि 1/√2 - 1 क्या होता है? √2 + 1 होता है। क्लियर? समझ में आएगी नहीं? सर इन्फिनिटी पॉसिबल है? देखो मैंने अभी आप लोगों को क्या समझाया, मैंने ये समझाया कि जब भी तुम्हारा कॉमन रेशियो मैग्नीट्यूड में 1 से छोटा होगा तो वो चीज लास्ट में जाते जाते क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट निल हो जाएगी। आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स इट विल बिकम ऑलमोस्ट निल। सो इट डजंट मैटर यू आर गोइंग इनफाइनाइट टाइम्स, गो। आई एम जस्ट सेइंग कि लेट अस से शुरू में एरिया 100 है, हाफ करते जाओ उसको, 50 बनेगा, 25 बनेगा, 12.5 बनेगा, फिर 6.25 बनेगा, ऐसे कम होते होते क्या होगा? डेसिमल में जाएगा। डेसिमल में होने के बाद क्या होगा? 0.0000। जैसे तुम बढ़ाते जाओगे ये वैल्यू ऑलमोस्ट छोटी से छोटी होती जाएगी। एक समय ऐसा आ जाएगा ना कि उसके बाद वो वैल्यू कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं डाल रही है, बिकॉज इट इज सो सिग्निफिकेंटली स्मॉल। That is why even in the infinite terms we are able to find out sum when your common ratio is 1/2 से कम, 1 से कम. That's what I explained you. It is simply like this. It is simply like this कि कोई चीज ऐसी है शुरू में उसका इतना फ्लो है, फिर वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। अब ऑलमोस्ट क्या होगा? बाद में वो इतना छोटा हो जाएगा, ऑलमोस्ट इट विल बिकम लाइक दिस। उसका मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, it vanished, gone. It will be there mathematically, there will be something value. Maybe आपने कहा कि मैंने पावर लगा दी 50,000, तो वो वैल्यू इतना जीरो लगाएगी, यहां पर इतना जीरो लगा के वो कुछ देगा, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। इसलिए वी आर एबल टू फाइंड इट आउट, इनफाइनाइट टर्म्स का सम। ठीक है, अब मैं आपको एक और पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं जो सवाल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, दैट इज पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 देखो क्या है। लेट अस से आपके पास एक बॉल है, इस बॉल को आपने ऐसे ड्रॉप किया नीचे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप इसको ड्रॉप करोगे ना, इस बॉल को, तो ड्रॉप करने के बाद जब भी ये नीचे गिरेगी जमीन पे, ये तुम्हारा जमीन है, तो ये क्या करेगा? ये बॉल यहां से रिबाउंड करेगा, रिबाउंड करेगा, और जो रिबाउंड करके इसका जंप होगा, लेट अस से यहां पर बॉल आपका ग्राउंड पे हिट करता है, ध्यान से देखना आप, हिट किया, और हिट करने के बाद क्या होता है? ये फिर डिस्टेंस 2/3 जाएगा फिर से वापस जंप करके। ओके, तो अगर इनिशियल डिस्टेंस h थी तो अब ये 2/3 h जंप करेगा। ये क्वेश्चन में दिया है, मान लिया आपको कि शुरू में क्या थी, ये हाइट जो थी पूरी, दिस वाज इक्वल टू h, रिबाउंड करके कितना जंप कर रहा है? 2/3 h। अब देखो क्या होगा, ये बॉल फिर से ड्रॉप करेगा कि नहीं करेगा? यस, दिस विल ड्रॉप अगेन, फिर यहां गिरेगा, फिर ये क्या करेगा? इसका 2/3 जंप करेगा। तो क्या ये 2/3 h का होल स्क्वायर बनेगा? और आई मस्ट, एक मिनट, सॉरी, आई मस्ट राइट लाइक दिस, थोड़ा सा स्पेस की कमी है, 2/3 लिखो इसको पहले, एंड देन आई विल से दिस। इतनी जो लेंथ है लाल वाली, ये लेंथ कितनी होगी? 2/3 का होल स्क्वायर इंटू h। क्या आपको समझ में आ रहा है कि फिर से गिर के जब रिबाउंड करेगा तो ये यही का 2/3 फर्दर जंप करेगा? यस। अगर मुझे ये निकालना है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल मुझे निकालना है, कितना होगा? सॉल्व करके बताओ। ओके, क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट?
सो हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? आप कहोगे क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल एक्चुअली में पॉसिबल है? पॉसिबल इसलिए है क्योंकि कॉमन रेशियो जो है वो डिक्रीज कर रहा है, इट इज लेस देन 1, 2/3। तो ये फाइनली क्या होगा, जंप करेगा, हर बार कम जंप करता जा रहा है, कम जंप करता रहा है, एक समय ऐसा आएगा इसका कि वो इतना कम हो जाएगा ना कि वी कैन कैलकुलेट। प्रैक्टिकली तो हमें पता है बॉल रुकता है, बट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड नंबर ऑफ थिंग्स, मैथमेटिकली ये बॉल कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि हर बार अगर 2/3 जंप करेगा तो 2/3 कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, बट वो एक समय के बाद इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि हम मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं टोटल। तो आप कहोगे टोटल जो डिस्टेंस है चलेगा डी टोटल, ये कैसे निकलेगा? आप देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं कि पहली बार कितना चला। शुरू में आपने यहां से गिराया तो ये गिरा h गिरा कि नहीं गिरा? मैं इसको उसी कलर से लिखता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए कि शुरू में गिरा h। फिर देखो क्या हुआ, फिर जब h गिरा तो ये 2/3h उछला और फिर से 2/3h गिरा। जितना उछलेगा उतना गिरना पड़ेगा वापस, तब दोबारा उछलेगा। तो ये आपका है 2 × 2h/3। फिर देखो ध्यान से, जो 2h/3 गिरा, उछला और फिर गिरा, उसके बाद जो अगली इसकी जंप है फिर से कितनी है, 2 × 2/3 का होल स्क्वायर इंटू h। दो बार क्यों? उतना उछलेगा फिर वापस उतना ही गिरेगा, फिर उछलेगा उसका 2/3। तो ऐसे करके ये कंटिन्यूड है इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं यहां पर h को ऐसे छोड़ दूं, h के अलावा जो वैल्यू है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कॉमन रेशियो यहां से नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर जो जंप लेने के बाद ये 2 बार डिस्टेंस है, गिराया था आपने, वो डिस्टेंस एक ही बार थी। तो सिनेरियो यह है कि h के बाद जो टर्म्स हैं, अगर मैं यहां 4h/3 कॉमन ले लूं, then you will see a pattern, it is 1 and this is 2/3, this is 2/3 का whole square like this, and this will go up to infinity। ठीक, तो आप कहोगे ये वैल्यू तो मेरी h है, यहां पर मेरा 4h/3 है, और जो अंदर है इसका इनफाइनाइट टर्म का सम कैसे निकलेगा, 1/1 - 2/3, और ये वैल्यू आपकी किसके बराबर हो गई, h + 4h/3 इंटू 3/1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 टाइम्स h। हाउ मेनी आर यू गेटिंग इट? दैट 5h इज द राइट आंसर। ओके, तो टोटल डिस्टेंस जो ये बॉल चलेगा ये 5 टाइम्स h की डिस्टेंस चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, 5 टाइम्स h। इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट? प्लीज से यस if you're getting it। okay, बोलो यस अगर ये समझ में आया कि मैंने यहां पर क्या किया है। ओके, अगर आप इसको सिर्फ r के टर्म में निकालना चाहते तो भी निकल जाता। यहां पर r = 2/3 है ना, तो अगर मैं जनरल टर्म लिखना चाहूं फॉर्मूला प्रीमियो के लिए, ठीक है, सो आप कहोगे टोटल जो डिस्टेंस होगी वो कितना होगी, ये होगी आपकी h + 2 × r। देखो ये क्या है, ये 2 × 2h/3 है, तो बेसिकली ये है 2rh इंटू 1 - r, 1/1 - r। सो दिस वैल्यू इफ यू वांट टू सॉल्व इन दिस वे यू कैन डू दैट। यहां 1 - r नीचे आ जाएगा और ये 1 - r से मल्टीप्लाई होकर बनेगा h - hr, और ये 2rh से जुड़ेगा तो बनेगा h + hr अपॉन 1 - r, जिसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं कि d टोटल विल बी इक्वल टू h × 1 + r अपॉन 1 - r। सो इसेंशियली अगर हम ये मान के चलें कि ये जो हाइट जंप कर रहा है r, वो अगर 2/3 है हर बार, तो ये एक्सप्रेशन है। आप यहां r की वैल्यू 2/3 रखो, आपको आंसर मिल जाएगा सिंपली 5h। बट आपको जब भी फॉर्मूला कोई भी रटोगे तो आपको यह रटना पड़ेगा कि केस एग्जैक्टली क्या है। एग्जैक्टली केस क्या है, ऊपर से h हाइट से गिराया गया है। ठीक है, समझ में आएगी नहीं मेरी बात? दो से मल्टीप्लाई क्यों किया है साई? बचपन में आपने वो बॉल खेली है क्या, जो खूब कूदती थी, छोड़ दो ऐसे तो कूदती रहती थी, जरा सोचो उसके बारे में। तुमने ऊपर से गिराया ऐसे,
ऊपर से गिराया आपने उसको ऐसे, वो गिरा, गिरने के बाद वो उठा 2/3, फिर उछलने के लिए वापस उतना ही गिरेगा ना, फिर उछलेगा ना भाई। हवा में थोड़ा ना उछल जाएगा, वो नीचे आएगा पहले तब उछलेगा। पहली बार तो तुमने ऊपर से गिराया तो उसको एक ही बार गिरा और उछल गया, तो h। दोबारा क्या हुआ कि वो 2/3h उछला और 2/3h गिरा, इसलिए 2 × और ये हर बार इसे आगे होता रहेगा। ठीक है, बिल्कुल नाम याद आ गया आपको, क्रेजी बॉल। यस यस यस, फाइन। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, इसको ध्यान से देख लेना, स्पेशली इन्फिनिटी वाला केस तो काफी इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू पॉइंट नंबर 13, और पॉइंट नंबर 13 जो आपका है वह है ज्योमेट्रिक मीन। इसे हम बोलते हैं GM, गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य, ठीक है। देखो ध्यान से, लेटर से मैंने कहा आपके पास टर्म है A1, A2, A3, AN, ओके, which are in GP। and you want to find the geometric mean of these numbers। so इनका जो geometric mean होता है वो क्या होता है, देखो ध्यान से, ये होगा आपका A1, A2, A3, AN, सबका गुणा कर लो और इसकी पावर तुम निकाल लो 1/n। दिस इज योर ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। You just multiply all the numbers, put power 1/n, you are going to get what? You are going to get geometric mean of the numbers। But what is more important is this, if two numbers are A and B, their geometric mean is what? सेम दो नंबर है तो पावर 1/2 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ AB। क्या मिला आपको? GM विल बी स्क्वायर रूट ऑफ AB। क्लियर है सभी को? तो ये आपको ध्यान रखना। ओके, 13वां पॉइंट जो है आपका, GM होगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ AB के बराबर, दो नंबर अगर हैं तो। पॉइंट नंबर 14, पॉइंट नंबर 14 देखिए, आपको क्या देखना है कि अगर कभी आपको GP करनी हो, GP एज्यूम करनी हो और आपके ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, देखना ध्यान से, यहां पर आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा, प्रोडक्ट आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन जब बनते हैं तो कैसे एज्यूम करोगे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है? सो आप कहोगे मैं यहां पर A लूंगा और यहां पर मैं AR ले लूं और यहां पर मैं ले लूं A/R, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? A³ होगा कि नहीं? यस। यहां पर आप ले लो AR², अगला यहां पर आप ले लो A/R²। अगर 5 टर्म मैंने लिए तो A⁵ बनेगा प्रोडक्ट की नहीं? अगर आप इस तरह की GP एज्यूम करते हो ऑफ दिस टाइप विद ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, जहां पर आप बीच में रखोगे A और लेफ्ट और राइट में इधर R से डिवीजन होता जा रहा है, इधर R से मल्टीप्लीकेशन होता जा रहा है, ये रहेगा आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और प्रोडक्ट आपका क्या बनने वाला है? फर्स्ट टर्म की पावर, फर्स्ट टर्म, नॉट फर्स्ट टर्म एक्चुअली, आई शुड से A विच इज मिडिल टर्म टू द पावर n आपका बन जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपने नंबर ऑफ टर्म्स कितने लिए हैं, n लिए हैं। अगर 5 लिए हैं तो A⁵, 7 लिए हैं तो A⁵, तो प्रोडक्ट से आपको A मिल जाएगा। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, वो ये कि GP है 7 टर्म्स हैं, ठीक है, GP है आपका, और मैंने क्या बोला आपके पास कि 7 टर्म्स हैं, और 7 टर्म की GP की जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स, वो आपको मैंने दे दिया 128, और मैंने बोला कि फाइंड मिडिल टर्म। फाइंड मिडिल टर्म कैसे निकालोगे? तुरंत निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस तरह की GP लेके तो मुझे मिलेगा A⁵, और वो अगर 128 के बराबर है तो A की वैल्यू कितनी हो गई? 2 के बराबर हो गई। A अगर 2 आ गया तो मिडिल टर्म क्या होगा आपका? यही होगा, क्योंकि इस केस में A क्या होता है? मिडिल टर्म होता है। क्लियर है सभी को कि नहीं?
तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दिए जाएंगे और कभी भी प्रोडक्ट गिवन होगा तो इट्स बेटर टू एज्यूम आवर जीपी लाइक दिस एंड वी कैन डायरेक्टली गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो अगला पॉइंट सेम कहानी कि जीपी है मेरा और मेरे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं और मुझे क्या है, प्रोडक्ट दिया हुआ है। प्रोडक्ट दिया हुआ है तो क्या करोगे, प्रोडक्ट अगर दिया हुआ है तो क्या करोगे, तो आप ऐसे एज्यूम करोगे, अब आप एज्यूम करोगे यहां पर a अपॉन आर और यहां पर ए आर, करोगे ये नहीं करोगे? देखो ध्यान से, अगर हम ऐसा एज्यूम करेंगे तो देखो प्रोडक्ट क्या है, ए स्क्वायर है। हमारा टारगेट ये है कि हम एक वेरिएबल रखें, दो ना रखें। तो अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, दो टर्म है, तो मैं एक को ए आर बोलूंगा, एक को ए बाई आर बोलूंगा। अब देखो यहाँ कॉमन रेशियो कितना है, ए बाई आर को जब ए आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर बनाओगे तो आर स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो आप कहोगे अगला टर्म यहां बनाएंगे ए आर क्यूब, क्योंकि कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है और यहां पर ये होगा ए अपॉन आर क्यूब, लाइक दिस। ऐसे आप आगे बढ़ाओगे तो यहां बनेगा अगला ए आर की पावर 5, यहां आपका क्या बनेगा, ए अपॉन आर की पावर 5, लाइक दैट। ठीक है, सो अब इसमें भी आपको पता है कि अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो इस तरह की अगर आपने जीपी एज्यूम करी है तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ए की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, where you need to know what is A. A is not middle term. You understand this? A middle term नहीं है, A middle term नहीं है, बट आपको इन दोनों वेरिएबल में एक वेरिएबल मिल गया है A। ठीक है, एटलीस्ट यू नो दिस। देन हमारे पास कॉमन रेशियो होगा तो हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जितनी भी कहानी थी मैंने आपको बताई। अब आप देख लो थोड़ी देर के लिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी, HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको हम बोलते हैं हरात्मक माध्य। देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन को कैसे डिफाइन किया गया है, हरात्मक श्रेणी। How it has been defined, let's understand. इनका ये कहना है कि जो भी तुम्हारे पास AP होती है ना, A प्लस डी, A प्लस 2D लाइक दिस, ऐसे होती है ना, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो अगर मेरे पास कोई भी AP है, उस AP के हर टर्म को रिवर्स करके लिखो, 1 अपॉन A प्लस डी, 1 अपॉन A प्लस 2D, 1 अपॉन A प्लस 3D, डॉट 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 1 अपॉन A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये HP बनता है, क्या बनता है, HP बनता है। सो आप अगर देखोगे तो HP का कोई खुद का रेलेवेंस नहीं है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज सिंपली डिपेंडेंट ऑन द डेफिनेशन ऑफ AP। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 है मेरे पास, 1/2 है मेरे पास, 1/3, ठीक है, ये किस में है, AP में है या नहीं है, HP में है कि नहीं है, R in HP और नॉट। अगर आपको ये पता करना है तो आप कैसे करोगे, आप कहोगे इसका उल्टा करो, तो इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1/2 2 बनेगा, 1 अपॉन 1/3 3 बनेगा। तो देखो ये वैल्यू जो है, सिंस ये AP में है तो आप कहोगे ये किस में है, HP में है। सो वी नीड टू जस्ट टेक ए नंबर, ओके, क्लियर। फौजिया कह रहे हैं कि सर हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं या AP GP HP कंफ्यूजन। टॉपिक का नाम आपने देखा है क्या है, सिंप्लीफिकेशन सीक्वेंस एंड सीरीज। ये आपका सेक्शन है जिसमें आप ये क्लास कर रहे हो, ओके। सो जो टॉपिक है वही पढ़ रहे हो तुम, इतना कंफ्यूज मत हो जाओ, लोगों को मन ही नहीं लगता है, सीखने में इंटरेस्ट नहीं है ना। टॉपिक का नाम क्या है, सिंप्लीफिकेशन सीक्वेंस एंड सीरीज। प्रोग्रेशन इज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द वे आई टीच, आई डोंट नो अबाउट अदर्स हाउ दे टीच। ठीक है, क्लियर सभी को ये चीज। तो HP का कोई आपको सम का फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस ये जानना है कि HP होता क्या है। ठीक है, अब एक चीज बस आपको जानना है, उसका नाम है हरात्मक माध्य, हार्मोनिक प्रोग्रेशन।
में अगर हम बात करते हैं तो हार्मोनिक मीन, जिसको हम बोलते हैं HM, ओके। हरात्मक माध्य, ये क्या होता है? लेट अस से आपको मैंने कहा कि मेरे पास नंबर्स हैं A1, A2, A3, A4 ऐसे करके, वी आर टॉकिंग अबाउट हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है और मैंने आपसे बोला कि मुझे हार्मोनिक मीन निकालना है, ऑलराइट। सो हार्मोनिक मीन सिंपली होता है n अपॉन 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन AN, ओके। नाउ इसका सिंप्लीफिकेशन, इफ टू नंबर्स आर A and B, their harmonic mean is how much? It is equal to 2 upon 1 upon A plus 1 upon B, which becomes 2AB upon A plus B. क्लियर है? समझ में आएगी नहीं? सो अगर मेरे पास दो टर्म हैं, देखो दो जब टर्म आपको केवल दिए जाते हैं ना, तो दो टर्म को देख के आप ये नहीं पता लगा सकते हो ना कि वो AM AP है कि नहीं है, GP है कि नहीं है, HP है कि नहीं है। पता लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते हो। अगर दो ही टर्म तुम्हारे पास है कैसे पता लगाओगे? बट हमें क्या करना होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि दो नंबर का हम हार्मोनिक मीन निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर तुम खोज लो कि हम बीच में डाल दें उसके, तो वो तीनों मिलके, जैसे यहां पर जो आपने नंबर निकाला है ना, ये मीन, हार्मोनिक मीन यहां निकाला है जो आपने, ये बेसिकली क्या बता रहा है कि तुम्हारे पास दो नंबर है और तुम इन दोनों नंबर को मान लिया बनाना चाहते हो हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो ये वो नंबर है हार्मोनिक मीन कि तुम इसके बीच में डाल दो। तो ये, क्योंकि कम से कम 3 नंबर चाहिए तुम्हें जानने के लिए कि ये सीरीज किसकी है। ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या मेरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आई नीड एटलीस्ट 3 नंबर्स ना। तो जब मेरे पास दो ही नंबर हैं तो वो कोई भी सीरीज हो सकती है। इट्स ओपन, इट कैन बी एनीथिंग बिकॉज थर्ड टर्म इज नॉट देयर। सो बेस्ड ऑन दैट वी आर कैलकुलेटिंग हार्मोनिक मीन की अगर ये मेरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हमें लाना है तो इसका मीन क्या होगा, वी कैन फाइंड इट आउट लाइक दिस। ऐसे ही मैं निकाल सकता हूं कि GM, ऐसे निकाल सकता हूं HM। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को समझनी है, पॉइंट नंबर 18, कि फॉर टू नंबर्स A and B, A and B, आपको पता लग गया अभी कि AM क्या होगा उसका, A प्लस B बाई 2 होगा। GM क्या होगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ AB होगा। HM आपका क्या होगा, HM आपका क्या होगा, इट विल बी सिंपली 2AB अपॉन A प्लस B। सो आई एम राइटिंग अ रिलेशनशिप कि AM इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू HM। आपको ये पता लगाना है कि ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है, और अगर ये फॉल्स है तो इसमें क्या चेंज होना चाहिए, फाइंड इट आउट प्लीज। द क्वेश्चन इज कि इफ A and B are two positive numbers, then मैंने लिखा है AM is greater than or equal to GM is greater than or equal to HM। इट्स योर होमवर्क, फाइंड इट आउट प्लीज। अगर इसमें कोई करेक्शन है तो कल बताना मुझे, नहीं है तो समझ लेना इसको। आई विल एक्सप्लेन इट एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग सम सीरीज स्टैंडर्ड हैं जो आपको जानना चाहिए, और कल ही हम सवाल भी शुरू कर देंगे, क्योंकि सीरीज जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 5-6 सीरीज हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड, जिनका रिजल्ट आपको जानना है। वो देखने के बाद हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, उसके थ्रू बहुत कुछ सीखोगे आप, ठीक है, क्लियर। तो ये प्लीज ध्यान रखना, ये रिलेशन जो मैंने आपके सामने लिखा है इसकी सच्चाई थोड़ा पता करके आना है आपको, ठीक है, ये करिएगा प्लीज।
घर जाओ, मौज करो, कल मिलते हैं, बाकी चीजें कल डिस्कस होंगी। टाइम खत्म हो गया आज का। क्लियर है? Shall we close? Yeah. So thank you so much for joining the class today. See you all tomorrow. Tomorrow we'll discuss more special series and then we'll start doing the questions. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, बहुत काम आता है। ओके हर्षवर्धन करें R बराबर 1 पे वो प्रोग्रेशन जीपी नहीं कहलाएगा। देखिए अंडरस्टैंड दिस, आई डिड नॉट लुक, इट्स वेरी नेचुरल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ आई हैव ऑल द टर्म्स इक्वल, right, if I have all the term equal, actually first thing is that it is definitely not a progression, because when all terms are equal nobody would like to solve that using progression. We can call it as an AP with common difference 0, we can call it as GP with common ratio 1, we can even call it HP, because if this is AP with common difference 0, even it is an HP. That's why it does not fit into a definition of any of the standard progression. Simple. Nothing to be worried about it. I just wrote कि if R is more than 1 and R is less than 1, आपके दिमाग में ये खटकना चाहिए कि what if R is equal to 1? If R is equal to 1 means all terms are equal. If all terms are equal, that's what I'm saying, it fits into definition of everything. But since all numbers are same, there is no progression obviously, because there is no progress, there is no change. Okay, there is no change at all. So I just wrote it, if R is equal to 1, then what will happen? Then all terms are equal. You can call it AP, GP, HP, whatever actually. If you want to solve the value, they are like this, but yes, they are not progression because there is no change at all terms are same. Clear? Make sense? Or कुछ? So we can get the two terms AP, GP, HP. Yes. That is the meaning, na? If I have only two terms, I can make it AP, GP, HP, whatever I want. Depending on I find a right third term. Right third term मुझे चाहिए. If you put that in the between, this becomes AP, GP, HP, whatever you want to call it. इसलिए दो ही नंबर जब होते हैं तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं, AM, GM, HM सब निकाल सकते हैं उसका। हाँ जी, ठीक है। आपने जीएस कैसे मैनेज किया था? आई नेवर मैनेज्ड एनीथिंग नरेश। मेरी स्ट्रैटेजी लेके एग्जाम में मत जाना तुम कभी जीएस वेस की। ठीक। So I'm not the right person to guide you on that front. शंभू शंकर कल से एक ही कमेंट लिख रहा है, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, पढ़ लेता हूँ। हाफ अलजेब्रा तो हो गया हम लोगों का, सिंप्लीफिकेशन के बाद अलजेब्रा ही स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली, अलजेब्रा ही होगा इसके बाद। हाँ जी, स्टेनोग्राफर में 173 सॉल्व किया हूँ, मेरा होगा कि नहीं मुझे पता नहीं। स्टेनोग्राफर का अगर आप सिलेबस भी पूछ लोगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, ठीक है। सो उसकी हमने एनालिसिस भी नहीं करी है, मैं पता नहीं कुछ भी। क्लियर? Is infinity is what we call undefined. Look, understand, Sai Krishna, don't go into terms too much deeper. Infinity and undefined, basically both are different terminology. Actually you don't know what is infinity, but you have a sense of it, like something really big is what we call infinity. That is also cannot be calculated, we cannot calculate it. प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार इंफिनिटी और अनडिफाइंड को हम वी यूज इट एज ए सिनोनिम व्हिच इज एक्चुअली नॉट करेक्ट। अनडिफाइंड की टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है कि एनी एक्सप्रेशन इफ इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एट ऑल वी कॉल इट अनडिफाइंड,
but if it is definitely going towards positive infinity, we call it positive infinity. Clear? हाँ जी, सीपीयू एनालिसिस एस भी कई बार लिख दिया भाई इसने, बोलना पड़ेगा, कर दूंगा। आज सोच रहा हूँ बैठूं देखूं क्या है। अभी मेरी टीम में थोड़ा सा न्यू ईयर के टाइम पे ना टीम थोड़ा रिलैक्स है, कुछ लोग छुट्टी पर हैं, कुछ लोग बीमार हो गए हैं, तो अभी मैं थोड़ा लैग कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट। ठीक है, मैं भी छुट्टी पे था, आपकी क्लास ले रहा था, बाकी मैं छुट्टी पे था। कोई कह रहे आप इतनी कम स्लीप कैसे मैनेज करते हो, बता दो। किसने कहा मैं कम सोता हूँ, ये सब चीज़ें मत सोचो। ठीक है, आई नेवर स्लीप लेस। लुक, अंडरस्टैंड दिस, एवरीवन हैज डिफरेंट स्लीप कोटा डिपेंडिंग अपॉन हाउ डू यू कंडक्ट योरसेल्फ। ठीक है, उस हिसाब से तुम्हें स्लीप कोटा चाहिए होता है। तो अब ऐसे हार्ड एंड फास्ट बोला गया कि 8 घंटे सो, अब 8 घंटे मुझे लगा मैं सोऊंगा यार, 8 घंटे तो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इतना काम करना है, मुझे नॉवेल भी पढ़नी होती है, बुक्स पढ़नी होती हैं, तो यार मैं 8 घंटे कैसे सो सकता हूं, तो मैं थोड़ा कम सोता हूं। ठीक है, बट मौका मिलता है तो मैं सो लेता हूं, कि दिन में भी कभी सो गया, संडे को मन किया तो कहने का मतलब है यू शुड नॉट बी स्लीप डिप्राइव्ड, बट there is no standard formula of sleep like medical science say कि this is the standard formula of sleep, you should sleep 8 hours. ठीक, that is not a standard formula. How somebody has arrived 8 hours? 8 hours is 1/3 of your life sleep. No. So importance ये है कि ये कहने का मतलब ये है कि जो लोग समझदार नहीं हैं उनके लिए एक सेफ बता दिया था कि 8 घंटे सोते रहो, तो तुम सो 8 घंटे। ओके, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना आज के जीवन में, टेंशन है इतना लोगों के अंदर, 50 प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो उस केस में वो बोलते हैं यार कि कम से कम नींद खराब मत करो, नींद खराब करोगे तो तुम और बर्बाद हो जाओगे। तो 8 घंटे इज डेफिनेटली सेफेस्ट वे टू स्लीप। ठीक है, तो अगर समय है तुम्हारे पास तो सो, कोई दिक्कत नहीं है, 7 घंटे सो लो। डू नॉट कॉपी मी, ओके, बिकॉज देन यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड अ लॉट, और वो तुमसे होगा नहीं इतनी जल्दी, मुझे पता है। ठीक है, तो सेफ साइड रहो, जैसे 7 घंटे सो लिया करो, 7 घंटे कोशिश करो। और अगर दिन भर आप तैयारी करो तो समय भी है 7 घंटे सोने का, सो लो। यू शुड नॉट बी स्लीप डिप्राइव्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपने जबरदस्ती अपने आप को 5-5 घंटे देना शुरू कर दिया, जबकि इवन यू आर नॉट रेडी फॉर इट, योर बॉडी डजंट सपोर्ट इट, then you actually need 7 hours sleep or 8 hours sleep. So give it that so that body is your body is relaxed. रिलैक्स रहोगे तभी पढ़ोगे ना, तमीज से। रिलैक्स ही नहीं रहोगे तो कैसे पढ़ोगे? अनूप कह रहे किसका नॉवल पढ़ते हो? नहीं बताऊंगा, अभी तुम अपनी किताबें पढ़ो और चुपचाप जो है पढ़ाई करो, समय आने पर तुम्हें बता दूंगा, पहले एग्जाम निकाल लो। Clear? So just, what is important that you understand yourself. Do not go by the prescription of others. If somebody has prescribed you, you are copying them. Don't do that. You know yourself, okay? कि if I sleep these many hours. अब तुम 8 घंटे सोने के बाद भी अगर तुम्हें थकान लग रही है तो तुम कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करो, एक्सरसाइज शुरू करो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यू हैव फिजिकल एक्टिविटी इन योर लाइफ दैट विल make sure that things will be aligned. Fine, चलो अभी जा रहा हूं घर, मतलब मैं तो घर पे हूँ, सॉरी, आई मीन